अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी आज से भी इमारत। तहरीर रिजवान अली सोमरो, कराची। एक ऐसी इमारत की दास्तान जिसमें चीखें आज भी गूंजती हैं। वो सरपट भागता चला जा रहा था जैसे कि मौत उसके ताक़ुब में हो। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त थी क्योंकि वो जेल से फरार हुआ था। उसके अक़ब में सायरन बज रहे थे जिनकी आवाज़ें लम्हा बलम्हा बुलंद होती जा रही थी। ज़ाहिर है उसके पाँव गाड़ी के टायरों का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। वो अच्छी तरह से जानता था अगर वो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो फांसी की सज़ा से उसे कोई नहीं बचा सकता। यही वजह थी उसके जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई थी और वो दौड़ रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। इस अंधेरे की हैबतनाक खामोशी को दूर से सुनाई देने वाली आवाज़ें बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त एक चौड़े रोड से गुजर रहा था जिसके एक जानिब घने दरख्तों की कितारें थीं। अचानक उसे वो इमारत दिखाई दी। उसके कदम तेजी से उसी जानिब उठने लगे। ओह, ये तो खंडरात हैं। इमारत के नज़दीक पहुंचकर उसके मुंह से निकला। ये इमारत वाकई काफ़ी पुरानी और बहुत सी जगहों से मखदूश थी। ऐसा लग रहा था कि सालों से इस बिल्डिंग में किसी ने कदम नहीं रखा। उसने एक निगाह सुरंग पर डाली और इमारत के अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। वो अब घूमा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घुप अंधेरा। यह हरगिज मुनासिब नहीं था कि वह मजीद कदम आगे बढ़ाए। वह दम साध कर बैठ गया। पुलिस सायरन की आवाज़ें अब लम्हा बलम्हा नज़दीक होती जा रही थीं। उफ, ये गाड़ियाँ जो कि इस इमारत के बहुत ही करीब थीं। फिर सायरन बजाती हुई वो गाड़ियाँ आगे बढ़ती चली गईं। सायरन की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद खामोशी और सन्नाटा था जो कि उसके दिल को सरशार कर रहा था। खतरा अब टल चुका था, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि क्या वो अब इसी तरह खड़ा रहे या इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। लेकिन सामने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। अगर वो बाहर निकला तो हो सकता है वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। चुनाचे उसने सोचा कि सुबह होने तक इसी इमारत में पनाह ली जाए। वो बहुत थक चुका था। चुनाचे उसने कुछ सोच कर ही दरवाजे के करीब ही दीवार से टेक लगाई और टांगे सीधी कर ली। जिस्म दर्द और थकन से चूर चूर था। भागने के सबब उसकी टांगें छल हो चुकी थी। सांस अभी तक एतदाल पर नहीं आई थी। शाएं शाएं की आवाज़ें उसके कानों ने सुनी। ये किसी दरख्त की शाखों की आवाज़ें थीं जो शायद करीब ही था। यकदम तेज़ हवा चली और उसी की शिद्दत से शाखें झूलने लगीं। वो संभल कर बैठ गया। वैसे ये बात तो तय थी कि पुरानी खंडर नुमा इमारत खाली थी। इसमें यकीनन उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं था। उसका दिल गवाही दे रहा था। उसको ढूंढने वाली पुलिस अब काफ़ी आगे निकल चुकी है। गो के खतरा काफ़ी हद तक टल चुका था। इस इमारत का अंधेरा उसको मजबूर कर रहा था कि वो यहाँ से निकल जाए। चुनाचे यही सोचकर वो उठ खड़ा हुआ। अचानक नीले रंग की एक रोशनी सी फूटी और वो फैलती चली गई। ये रोशनी एक खिड़की से आ रही थी जो उस रोशनी में वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। वो रोशनी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अमूमन नाइट बल्बों से फूटती है। ये तो किसी की ख्वाबगाह है, उसने दिल में सोचा। ये सोचते ही उसको शदीद थकन एक बार फिर महसूस होने लगी। उसके कदम बेसाख्ता उस रोशनी की जानिब उठ गए और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रोशनी के सामने पहुंच गया। अब उसको एक दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा था। वैसे सिर्फ उसको आज ही की रात गुजारनी थी जो वो चोरी छुपे गुजारने की कोशिश कर सकता था। जल्द ही वो मोहतात अंदाज से दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। रात के सन्नाटे को चीर देने वाली वो तेज और दर्दनाक चीख ऐसी थी कि लोगों के दिल दहल जाएं। उसी वक्त इलाके के कुत्ते इस तरह भौंकने लगे जैसे कि उन्होंने शैतान को देख लिया हो। भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा लिया। मोहल्ले में जो लोग इस वक्त सो रहे थे उनको किसी बात का होश नहीं था। अलबत्ता जो लोग देर से सोने के आदी थे, एक मानूस किस्म की आवाज़ ने उनके दिलों को दहला दिया। हाँ, ये लोग यकीनन इस आवाज़ से किसी हद तक वाकिफ थे क्योंकि ये चीख गाहे बगाहे सुनाई देती रहती थी जो कि नहायत ही कर्बनाक और तकलीफ में डूबी हुई थी, जो कि दिल की धड़कनों को बेरब्त कर देती थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें अब मादूम होती जा रही थीं। यकायक खटाखट खटाखट की आवाज़ों ने इलाके को घेरे में ले लिया। वो लोग इन आवाज़ों से भी वाकिफ थे। यहाँ के रिहायशी अगर इन लोगों को इन वाक़यात के बारे में बताते तो कोई यकीन न करता। तेज़ किस्म की चीख की आवाज़ और खटाखट की आवाज़ों का राज कभी नहीं खुल सकता था। हाँ, एक बात ज़रूर थी, इन चीज़ों का ताल्लुक यकीनन इस इमारत से था जो कि अरसा दराज से खाली पड़ी थी। दूसरे दिन सुबह के वक्त कुछ लोगों ने खाली इमारत के उस घने दरख्त पर धागों से बना हुआ एक गुड्डा देख लिया था जो कि किसी चमकदार किस्म के धागों से बना हुआ था और दरख्त की ऊंची शाख पर हवा के दोष पर झूल रहा था।
इस गुड्डे को बनाने में जो धागा इस्तेमाल हुआ था उसका रंग नीला था, गहरा नीला। मोबाइल की टोन बज उठी। उसने हाथ बढ़ाकर सरहाने रखा हुआ मोबाइल उठा लिया। हाँ फराज, खैरियत तो है? सुबह ही सुबह मेरी याद कैसे आ गई? उसने भराई हुई आवाज में पूछा। यार, वह जमाही लेता हुआ बोला, बस जरा बिस्तर से उठने को दिल नहीं कर रहा था। जरा न्यूज पर नजर डालो, एक खबर तुम्हारे वजूद में करंट दौड़ा देगी। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम नित नई कहानियों के मुतलाशी रहते हो, एक बिल्कुल ही न्यू स्टोरी तुम्हारी मुंतजिर है अदीब साहब। ठीक है, वैसे अखबार कौन सा है? अखबारात ने तो सभी ने ही सुर्खी लगाई है, लेकिन ताज़ा दम वालों ने जरा नुमाया अंदाज में छापा है। इस खबर को और पजीराई भी दी है। खबर क्या है? उसका तजस्सुस बढ़ा। तुम खुद ही देख लेना। साथ ही लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। मोबाइल को वापस सरहाने पर रखकर इरशाद उठ बैठा। उसने तवील अंगड़ाई ली और बिस्तर से उठकर वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो वाकई राइटर था, मशहूर व मारूफ अदीब। उसका नाम इरशाद बाफी था। लोग उसकी कहानी और नावल्स के मुंतजिर रहते थे। साल में वो 2 ही नावल्स लिखता, लेकिन जब वो मार्केट में आते तो हाथों हाथ बिक जाते। इसकी वजह उसके मौजू की इनफरादियत थी। जिस भी मौजू पर वो कलम उठाता, यूं लगता कि किरदारों में जान पड़ गई हो। इरशाद ने अपने दोस्त फराज के कहने पर अखबार खरीदा और अपना नाश्ता बनाते हुए अखबार की वर्क गर्दानी करने लगा। अपना नाश्ता वो खुद ही बनाता था, क्योंकि वो अभी तक गैर शादीशुदा था और माँ बाप एक अरसा पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। नाश्ता बनाते हुए जल्दी इरशाद को वो खबर मिल गई जिसकी उसको तलाश थी। अखबार लेकर वो नाश्ते की मेज पर आ गया। जल्द ही उसको मतलूबा खबर मिल गई थी। लिखा था, मोमिनपुरा के इलाके की गली नंबर 17 लोगों की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। वहाँ मौजूद एक पुरानी इमारत में अजीब तरह के वाकयात रूनमा हुए हैं। वहाँ के मकीन इस बात के गवाह हैं। अक्सर इस इमारत से खौफनाक और करबनाक चीखों की आवाज़ें बुलंद होती हैं, जो कि बड़ी ही लर्ज़ाखेज होती हैं। इलाके वालों का कहना है जो भी इस इमारत में दाखिल हुआ कभी लौट कर नहीं आया। जब भी चीखों की आवाज़ बुलंद होती है, इस इमारत में मौजूद दरख्त से धागों से बना हुआ एक इंसानी पुतला लटकता हुआ दिखाई देता है। उसने अखबार पढ़कर एक तरफ रख दिया। उसकी आंखों में सोचो फिक्र की परछाइयां थीं। इसी दोपहर वो अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ था जिसका नाम फराज था। फराज का ताल्लुक एक मशहूर मारूफ मैगजीन से था। इस इदारे में वो सब एडिटर के ओहदे पर फायज था। हाँ जी, नीली रोशनी की कहानी कैसे लगी? फराज कह रहा था। अधूरी है। इरशाद बाफी ने तवील सांस ली। अरे तुम मुसन्निफ हो और इस मौजू पर एक दिलचस्प दास्तान लिखी जा सकती है, और तुम इस काम में माहिर हो भी। हाँ वो तो है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो मैं वाकयात की तह में जाकर असल हकायक कलम जद करता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो? फराज मुस्कुराते हुए बोला। मैं इस कहानी की जड़ तक जानना चाहता हूँ, तो इस बारे में दुरुस्त मालूमात तो इलाके वालों से ही हासिल होंगी। हाँ ये मुमकिन है। फिर मैं कल वहाँ जाऊँगा, इरशाद बाफी कदरे संजीदगी से बोला। दरअसल ये बहुत पुरानी कहानी है। मेरी मालूमात के मुताबिक इस किस्म के हादसात अक्सर वहाँ होते रहते हैं, और वहाँ जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फराज बोला। और अंदर दाखिल होने वाला आखिर जाता कहाँ है? इरशाद बाफी हैरत भरे लहजे में बोला। खुदा जाने। फराज ने कंधे उचकाए। असल कहानी का क्लाइमेक्स तो ये है कि ये राज कभी भी फाश नहीं हो सका। तो अब तक पुलिस इस जाने मुतवज्जा क्यों नहीं हुई? इरशाद हैरत से बोला। एक आध दफा पुलिस ने वहां छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फराज ने जवाब दिया। इरशाद बाफी भी सोच में पड़ गया। वो फरार मुजरिम शेर अली भी इसमें दाखिल हुआ था। चंद दिन बाद उसको फांसी होने वाली थी, लेकिन वो इस इमारत में दाखिल हुआ, फिर वो कभी वापस ना आ सका। तुम्हें कैसे पता चला कि उस इमारत में शेर अली गया था? उसको एक भिखारी ने अंदर घुसते हुए देखा था। उसी ने पुलिस को बताया था कि वो अंदर घुसा है। ओ। चंद लम्हे तक सोचने के बाद इरशाद बाफी के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब उस इमारत में दाखिल होने वाला अगला बंदा मैं होने वाला हूँ। इरशाद बाफी मुस्कुराकर बोला। नहीं, मैं तुमको इसका मशवरा नहीं दूंगा, फराज ने संजीदगी से कहा। क्यों? वहां खतरा है। अरे कुछ नहीं होता। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर फराज बोला। मैं फिर भी तुमको वहां का मशवरा नहीं दूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि गायब होने वाला बंदा जाता कहाँ है? पुलिस ने अब तक इन वाकयात के बारे में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? मुमकिन है कि पुलिस इन वाकयात को मन घड़त समझ रही हो, या फिर पुलिस तक कोई ऐसा वाकया पहुंचा ही नहीं। फराज ने संजीदगी से जवाब दिया। मुमकिन है, लेकिन शेर अली वाक्य ने इसकी तशहीर कर दी। इरशाद बाफी बोला। हाँ ये तो है। अचानक इरशाद चौंकते हुए बोला। हो सकता है कि इस इमारत में जुराइम पेशा लोगों का क्या हो। उन्होंने अपनी जैसे एक मुजरिम को देखकर उसको पनाह दे डाली हो।
अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वहाँ अकेले जाने का मशवरा नहीं दूंगा। लेकिन इरशाद बाफी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर आई शिकने जाहिर कर रही थी कि वो कुछ सोच रहा है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और ये स्टोरी मेरी ज़िंदगी की यादगार होगी। उसका लहजा पुरज़म था। कहीं ऐसा ना हो तुम खुद स्टोरी बन जाओ। दूसरे दिन इरशाद बाफी शाम के वक्त उस इलाके में दाखिल हुआ। एक राहगीर से उसने गली नंबर 17 का पता पूछा। राहगीर उसको हैरत और खौफ भरी नज़रों से देखने लगा। क्या जानना चाहते हो वहाँ के बारे में? मैं एक मुसन्निफ हूँ और वहाँ के होने वाले तमाम वाक़यात के बारे में कहानी लिखना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर वो राहगीर उसको ऐसे देखने लगा जैसे कि वो पागल हो। लोग दिन में वहां जाने से घबराती हैं और तुम शाम के वक्त जा रहे हो। खैर मुझे क्या, लेकिन इतना याद रखना, जान है तो जहान है। बाकी मैं तुमको दूर से ही वो गली दिखा दूंगा, ये भी बहुत है। इरशाद बाफी ने शाने उचकाए। राहगीर उसको चंद लम्हात घूरता रहा, फिर बोला, तुम नॉवल निगार हो? जी। ख्याल रखना कहीं तुम खुद एक फसाना ना बन जाओ, वह संजीदगी से बोला। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस इमारत में जो भी गया वो बाहर नहीं निकल सका? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। जो भी उस इमारत में जाता है फिर वो कभी वापस नहीं आता। अलबत्ता किसी के दिल खराश चीखों से पूरा इलाका गूंज उठता है। इसके बाद एक पुतला उस पेड़ की शाखों से झूलता दिखाई देता है। ओह अच्छा। ये इमारत आसेब ज़दा है और आज तक इस इमारत ने अनगिनत इंसानों को निगल लिया है, वो राहगीर अजीब से लहजे में बोला। फिर जब ये इमारत इतनी खतरनाक है तो हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती? इरशाद बाफी बोला। पता नहीं, लेकिन एक बात तुमको और बताना चाहता हूँ, वो राहगीर बोला। वो क्या? आज से 40 साल पहले यह धागा बनाने वाली फैक्ट्री थी। एक रात वहां शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी इमारत जलकर खाकस्तर हो गई। खूब दिलचस्प। इरशाद बाफी मुस्कुराया और फिर वो गली नंबर 17 में दाखिल हो गया। इरशाद के गली नंबर 17 में दाखिल होने के बाद उस राहगीर के लबों पर उभरने वाली मुस्कुराहट बहुत अजीब सी थी। वाकई वो एक साल खुर्दा इमारत थी। इमारत की तर्ज तामीर से अंदाजा होता था कि ये इमारत करीबन 40 या 50 साल पुरानी होगी। इस वक्त भी उसको वो दरख्त नजर आ रहा था जिसका बेशतर हिस्सा दीवार के ऊपर से सड़क पर झूल रहा था। इरशाद ने दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सा एहसास उसने महसूस किया था जिसको वो कोई नाम नहीं दे सका था। ऐन उसी वक्त एक शोर सा बुलंद हुआ, खटाखट खटाखट। ये मशीनों की आवाज़ें थी जो कि अंदरूनी हिस्से से बुलंद हो रही थी। आवाज़ें इस कदर तेज थीं कि कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। एक राहदारी से गुजरने के बाद उसको एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया जिसमें नीले रंग की रोशनी फैली हुई थी। इस कमरे में एक औरत मशीन के आगे बैठी हुई थी। वह मशीन खुद ब खुद चल रही थी। मशीन को देखकर इरशाद को शदीद हैरत हुई थी कि यह मशीन काफ़ी पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे पुराने दौर की मशीनों, वरना आजकल कपड़ा और धागा बुनने वाली मशीनें डिजिटल हुआ करती हैं और आज की मशीनों में आवाज़ भी नहीं होती, लेकिन उसमें शोर बहुत ज़्यादा था। आप कौन हैं मोहतरम खातून? उस औरत ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। इरशाद ने महसूस किया कि उसकी आंखों में गम के तासुरात हैं और चेहरे पर उदासी। तुम भी आ गए, वो औरत बोली। इरशाद ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ बैठी हुई है, जैसे कि उसका गला खराब हो। क्या मतलब? इरशाद चौंका। कुछ नहीं, वो मुस्कुराई। मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं? मैं इस फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और कई सालों से काम कर रही हूँ। अच्छा, इस धागे से क्या तैयार हो रहा है? इंसान, औरत स्पॉट लहजे में बोली। इरशाद बाफी बुरी तरह से चौंक गया। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। मैं टूटे फूटे इंसानों की धागे से मुरम्मत करती हूँ। वो धागा उन्हें जिंदगी बख्शता है और वो ठीक हो जाती हैं। औरत के लबों पर सफाकी से भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं कुछ नहीं समझा। तुम जल्द समझ जाओगे, वो औरत मुस्कुराई। जरा इस धागे को गौर से देखो। वो धागे को गौर से देखने लगा। अचानक धागे में से कई तरह की तस्वीरें उभरने लगी। वो तस्वीरें किसी कारखाने का मंजर इख्तियार करने लगी। वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे थे। अचानक उसने अपने आप को देखा। वो खुद भी किसी मशीन पर झुका हुआ था। हैरत और खौफ से उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके मुंह से दिल खराश चीख निकली। वो कमरे से बाहर की तरफ भागा। उसको अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि यह इमारत आसेब ज़दा है। दूसरे लम्हे वो भागता हुआ एक बड़े से हॉल में पहुंच गया। इरशाद बाफी का दिल बहुत ही बुरी तरह से धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था कि दिल कलेजा फाड़कर बाहर निकल आएगा। अचानक उसको बहुत सी मशीनें चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। शोर इस कदर शदीद था कि उसको अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। अंधेरा और मशीनों की आवाज़ें, एक शदीद किस्म का खौफ उसको महसूस हो रहा था।
बल्कि वो किसी भी तरह से उस इमारत से बाहर निकल जाना चाहता था। उसी लम्हे पूरे हॉल में रोशनी हो गई। उस बड़े से हॉल में धागा बनने की मुतअद्दिद मशीनें लगी हुई थी। सारी मशीनों को देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत पुरानी है। हर मशीन पर एक आदमी काम कर रहा था, उसके साथ उसका मुआविन भी था। हॉल में मुतअद्दिद लोग इधर उधर घूम रहे थे, उनमें औरतें भी थीं और मर्द भी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर पड़ी जिसमें एक कैलेंडर लगा हुआ था, जिस पर तारीख दर्ज थी 9 अक्टूबर सन 1986। इरशाद का दिल उछलकर हलक में आ गया, गोया वो 40 साल पीछे पहुंच चुका था। तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकोगे। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा तो वो उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी जिसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? वो चौंका। वक्त अब तुम्हारे लिए रुक चुका है। तुम वक्त की उस ममनू दहलीज को अबूर कर चुके हो जहां से लौटना हर किसी के नसीब में नहीं होता। इतना कहकर वो औरत कहका लगाकर हंस पड़ी। उसका कहकहा तवील होता जा रहा था। ये कहका इरशाद की समातों में जहर बनकर उतर रहा था। उसी लम्हे हॉल में घूमते फिरते लोग रुक गए। सबने घूमकर इरशाद की तरफ देखा तो इरशाद की चीख निकल गई। सबके चेहरे निहायत ही खौफनाक और जले हुए थे। उन चेहरों पर मौत की जर्दी खंडी हुई थी। कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो कि जिंदा इंसानों जैसे थे, लेकिन उन पर खौफ और तासुफ फैला हुआ था, जैसे वो इस इमारत में घुसने पर मुतासिफ हों। अचानक इरशाद ने बहुत से कहके सुने जो कि उन जले हुए लोगों के मुंह से बरामद हो रहे थे। अचानक इरशाद को किसी ने धक्का दिया और फिर उसी लम्हे अंधेरा छा गया। उस रात इलाका एक बार फिर खौफनाक किस्म की चीखों से गूंज उठा, लेकिन डर और खौफ के मारे सब घरों में दुबके रहे। किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। दूसरी सुबह खंडर दिखने वाली इमारत के उसी पेड़ पर एक पुतला झूलता दिखाई दिया, जिसकी शक्ल इरशाद बाफी से मिलती जुलती थी। फराज की बात ठीक साबित हुई। इरशाद बाफी अब खुद एक कहानी बन चुका था। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।